कहना सिर्फ यह है कि जो ये दो लोग इस समय ऑपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, शरद पवार साहब और नीतीश कुमार साहब, ये दोनों लोग इस ऑपोजिशन यूनिटी का जो भी बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से दो धुरी। और उनको अब अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन कर लीजिए या उनकी विश्वसनीयता कम करने का प्रयास कर लीजिए, ये बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मैं एक बात कह के बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र में जब देखा हूं, मैं जितना देखा हूं, विरोधी होते हैं लेकिन वहां दुश्मनी नहीं होती है। ये आज भी शायद वहां की पॉलिटिक्स में अब शायद घुसा हो तो घुसा हो, लेकिन एक समय तक विरोध होता था, जम के विरोध होता था, लाठी डंडा लेके विरोध होता था, लेकिन दुश्मनी नहीं होती थी। तो वो शायद हिंदी पट्टी वालों को थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाता है कि दोनों लोग एक साथ बैठ के खाना कैसे खा रहे हैं। अशोक वानखेड़े साहब, इस पे जरा बताइए कि क्या ये बीजेपी की बेचैनी है कि दो लोगों को अब उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, सवाल है कि हम मीडिया उसको डिस्क्रेडिट करने की बात कहते हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है और महाराष्ट्र के नेताओं की बात है, संवादहीनता वहां होती नहीं, संवाद बनाए रहता है। और आपको बड़ा हास्यास्पद और ताज्जुब लगेगा, एक तरफ अंधेरी पूर्व की चुनाव को लेके रस्सी खींची हो रही थी, हाईकोर्ट से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए कोर्ट भाग रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ पोजिशनिंग ले रहे थे, स्टेटमेंट कर रहे थे। उसी समय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी चुनाव होने थे और ऐसे में शरद पवार और आशीष शेलार का पैनल बना। आशीष शेलार बीजेपी के मुंबई के बहुत बड़े नेता है, मुंबई के अध्यक्ष है वो, और शरद पवार महाराष्ट्र में ताकत रखते हैं। और उसी के साथ आदित्य ठाकरे ने भी अपना आदमी इन्हीं पैनल से उतारा, मिलिंद नार्वेकर, और वो सारे चुनाव जीतते हैं। तो क्रिकेट में ये सब एक होके लड़ते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग होते हैं। जब कोऑपरेटिव की लड़ाई होती है तो वहां अलग इक्वेशन बनता है, या फिर किसी शिक्षण संस्था की कब्जे की बात होती है तो फिर वो लोग अलग अलग होते हैं। तो महाराष्ट्र में बाय एंड लार्ज मैंने कई बार देखा कि वो जब जो आपने कहा था कि वो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों से खासकर शिवसेना टूटने के बाद जो भाषा का प्रयोग होने लगा, और खासकर वो भाषा का प्रयोग शिवसेना से टूटे हुए लोग ही करते हैं, क्योंकि अच्छा उनसे कोई भाषा की अपेक्षा भी नहीं करती, चाहे नारायण राणे हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि शिवसेना में एक जमाने में सदस्य बनने के लिए 307 302 जैसे केसेस एक अनिवार्यता होती थी, ऐसा लगता है कि सब स्ट्रीट फाइटर होते थे, तो वहाँ भाषा का ये नहीं। लेकिन जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस है या भाजपा है, उन्होंने अभी भी वो भाषा का जो एक सज्जनता है वो बनाए रखी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे के साथ टेबल शेयर करने से या कुछ करने से बात होती है। जब घोर विरोधी थे बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार को वो पब्लिकली मैदे का बोरा कहते थे, और इतना सब होते हुए भी शरद पवार ने और बाला साहब ने दोनों ने मिलकर एक मैगजीन लॉन्च की थी। वो मैगजीन का एक इशू के बाद वो खत्म हो गई, लेकिन और सुप्रिया सुळे महीनों घर रही है बाला साहब ठाकरे की। तो एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और राजनीतिक वैचारिक जो मतभेद होते हैं वो अपने जगह पे। इसलिए मुझे एकनाथ शिंदे का जो फोटो घूम रहा है वो क्रिकेट वाला घूम रहा है, तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता और बिल्कुल नहीं लगता कि ये कुछ होगा। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ऐसा तो कम से कम अभी लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पूरा कंट्रोल पार्टी पे अजित पवार का है, ये बात आप जान लीजिए। तो शरद पवार को अपना इज्जत और अपनी आभा बनाए रखने के लिए केंद्र में राजनीति में आना जरूरी है, और केंद्र में उनका वजूद तभी रहता है जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। यदि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो उनका वजूद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा हो जाएगा, ही विल बी वन ऑफ द लीडर्स, और वो नहीं चाहते। तो आज वो अपोजिशन में है तो कम से कम एक ऐसा रोल में है कि उनका संवाद सभी राजनीतिक दलों से, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब भी चुनाव होते हैं चाहे किसी भी राज्य में हो, तो जो क्षेत्रीय दल है उसे एक मदद तो जाती है शरद पवार जी से, तो उनको एक बड़ा भाई या पिता के समान कुछ लोग देखते हैं, तो वो जो उनके ऊपर हुई, यहाँ तक कि जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी का कोई भी काम यदि किसी भी मिनिस्ट्री में गुजरात का अड़ता था तो वो शरद पवार के पास आके बैठते थे, और शरद पवार बाकी मंत्रियों को फोन करके उनका काम निकलवाते थे। तो ये एक उनका एक नेचर है सबसे संबंध रखने का, इसलिए मोदी जी भी उनको गुरु कहते हैं और बाकी सभी लोग उनके साथ होते हैं। तो अक्सर उनको डिस्क्रेडिबिलिटी क्या करेंगे जब बीजेपी का कोई नेता, मुझे नहीं लगता कि शरद पवार यदि वॉक इन हो जाए तो बीजेपी के, मुझे अभी जो सबसे बड़े नेता वहां पे
गडकरी है या सबसे बड़े नेता हम देवेंद्र फडणवीस को माने, तो जैसे ही शरद पवार आते हैं सब चेयर से उठ जाते हैं। ये उनका एक रिस्पेक्ट है। जब पहली बार मंत्री बने गडकरी जी 2014 में, तो मंत्री पद की शपथ लेने के पहले वो बाकायदा चरण छू के गए शरद पवार की। इसका मतलब एक आदर होता है, एक आदर होना और विचारधारा साथ होना, ये बात अलग अलग हो सकती है। कई बार अपने घर में भी दो आदर होता है, लेकिन बाप एक जगह पार्टी में, बेटा एक पार्टी में, हमने देखा कई बार। तो वो अक्सर महाराष्ट्र की राजनीति में कई जगह दिखाई देता है। तो मुझे इसमें कोई लगता नहीं कि शरद पवार को बीजेपी ऐसा करेगा और शरद पवार की छवि धूमिल हो जाएगी। शरद पवार की अक्सर शरद पवार पे जो आरोप लगते हैं या धूमिल हुई है, वो उनके अपने करतूत से हुए हैं। भ्रष्टाचार के भयानक आरोप लगे हैं, पैसा बहुत कमाया ऐसा आरोप है। उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है कि वो हमेशा स्वयं को सत्ता में रखते हैं। तो कभी बीजेपी के साथ जाके, कभी सेना के साथ जाके, कभी कांग्रेस के साथ जाके, उनको अपना केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सत्ता में रहने, सत्ता के केंद्र में रहना, ये उनकी आदत पड़ चुकी है। इसलिए छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते रहते हैं। लेकिन ऑल टुगेदर बीजेपी को सोल्ड ऑफ होंगे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पार्टी में ही उनको जगह नहीं मिलेगी, अलग थलग पड़ जाएंगे शरद पवार। तो इसलिए ये कितना भी प्रयास करे, अब ये प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि किसी भी दिन जो है नीतीश कुमार जो है बीजेपी में वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरी अभी सीताराम येचुरी जी से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो सीताराम येचुरी जी ने कहा कि आप जिस चेयर पे बैठे हो वही नीतीश कुमार जी बैठे थे, ये जब सत्ता बदल होने के बाद आए। तो हमने भी नीतीश जी को यही कहा कि बस अब इसके बाद मत करिएगा, फिर इधर उधर जाओगे तो फिर कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। तो नीतीश ने भी कहा कि नहीं, अब जो गलतियां हो गई, अब इसके बाद नहीं हो सकती। तो अब उनके भी, नीतीश कुमार भी वापस चले जाएंगे तो उनको इज्जत कहाँ रहेगी वहां पे। तो अब उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी है। तो मुझे लगता है कि ये कैंपेन चलता है, मीडिया में कैंपेन चलता है, और ये ओछा कैंपेन है। और कई बार हम भी पत्रकार जरूरत से ज्यादा बिटवीन द लाइन ढूंढने का प्रयास करते हैं, खासकर टेलीविजन वाले, क्योंकि टीआरपी चाहिए, कुछ तो भी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए एकदम धड़ करके। और अब जब ब्रेकिंग न्यूज आती है तो समझ में आता है कि ये ब्रेकिंग नहीं न्यूज थी, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण किए हुए वक्तव्य है। तो शरद पवार तो अपने क्रिटिक्स को, मैं शरद पवार का बहुत विरोधी रहा हूँ, और मैं महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी कई बार शरद एनसीपी को मैं, विद्याताई बैठी है यहाँ पे, कि विद्याताई भी कई जगह हम आमने सामने भी हुई टेलीविजन के, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि वो मेरे सामने आते तो मैं भी आदर से उठता हूँ, क्योंकि एक व्यक्तित्व है उनका महाराष्ट्र में। और वो भी उतने ही कैसे हो, कभी आलास, अरे तू ये घरी जेवायला ये, मतलब आपको खाने पे बुलाता है वो आदमी जिसके बारे में आपने 10 बार गलत कहा होगा कि ये भ्रष्टाचारी है। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं कभी जितना बोलता हूँ उसके बाद वो मुझे चाय भी पिलाएंगे। वो तो सामने, घर के सामने खड़ा हो गया तो भगा देंगे। तो ये मैच्योरिटी में महाराष्ट्र में देखी, ये मैच्योरिटी मैंने मध्य प्रदेश में भी देखी। मध्य प्रदेश में भी मैंने काफी, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। तो मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन विक्रम वर्मा थे, लेकिन जब विक्रम वर्मा की शादी हुई, दिल्ली में उनकी बेटी ब्याही है वर्मा जी की यहीं, तो गेट पे खड़े थे दिग्विजय जी। तो हमने बोला, अरे राजा साहब आप यहाँ कैसे? बोले, अरे भतीजी की शादी है, विक्रम की बेटी बचपन से बड़ी, मुझे चाचा चाचा करते हुए बड़ी हुई। तो वो भाजपा कांग्रेस अलग है, लेकिन मेरी भतीजी है यार, मैं तो रहूंगा पूरे टाइम शादी में रहे वो बेटी विदा होने तक। तो ये जो संबंध है ये होने चाहिए, मुझे लगता है ऐसे, मतलब दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि इसीलिए कि मैं इसमें फिर मीडिया को दोष देता हूँ कि छोटी सी बात पे कोई किसी की तरफ देख के हंस भी देता तो हम ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, किसी के यहाँ खाने पे चला गया तो ब्रेकिंग न्यूज करते हैं। मैं एक बार एक इंसिडेंस और बता देता हूँ, यदि आप मुझे 1 मिनट और दे, बाकी लोग सोच रहे होंगे अकेला बोले जा रहा है, कि सुमित्रा महाजन स्पीकर थी लोकसभा की, और दिवाली के दिन उनकी ग्रैंड डॉटर उन्हीं के साथ यहाँ रह के पढ़ती थी, तो उसकी कोई एग्जाम थी, तो दिवाली के दूसरे दिन ताई तुरंत आ गई। सोनिया जी ने कर्टसी कॉल किया सुमित्रा महाजन को स्पीकर हाउस पे, मतलब मोबाइल पे, और बोला दिवाली की शुभकामनाएं, और कैसी बनी दिवाली आपकी, इंदौर में पूरा परिवार के साथ हो गया आप? उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस आ गई हूँ दिल्ली। बोले, अरे ऐसा कैसा हुआ? बोला, नहीं मेरी ग्रैंड डॉटर यही है, कॉलेज में पढ़ती है, उसकी एग्जाम थी, वो अकेली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस चली आई। तो ताई ने हंसते हुए कहा कि बोले अरे आपकी ग्रैंड डॉटर इतनी बड़ी हो गई? ताई बोले, हाँ मेरी भी उम्र हो गई है। ये महिलाओं की बातचीत चलती रही। ताई ने कहा कि वो ग्रैंड डॉटर मेरी है लेकिन प्रियंका की फैन है। तो सोनिया जी ने कहा कि अरे बिल्कुल, कभी एक आध दिन मैं प्रियंका को बोलती हूँ मिलने के लिए।
फोन रखने के बाद प्रियंका सोनिया जी के पास आ गई किसी काम से। ताई ने एक किस्सा प्रियंका को बताया तो प्रियंका ने कहा अभी चले। फिर सोनिया जी का फोन आया, क्या हम आ सकते हैं? 2 मिनट में सोनिया जी और प्रियंका आ गई, हंगामा मच गया टेलीविजन। ताई का मुझे फोन आया कि अरे देखिए सब मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, ये ऐसा कोई नहीं। जब अंदर गया तो वो ये आराम से बात हो रही थी, प्रियंका और उनकी ग्रैंडडॉटर एक जगह बैठ के बात कर रही थी, ताई सोनिया जी चाय पी रहे थे और उसके बाद चले गए। अब इसमें आप राजनीति करोगे कि स्पीकर ही कांग्रेस में जा रही है या सोनिया गांधी सुमित्रा महाजन के पास बीजेपी में प्रवेश करने के लिए आई थी, यदि ऐसी खबरें देंगे तो ये हमारी बैंकरप्सी बताती। लेकिन फिर जब लोगों को बताया गया कि भाई कर्टसी कौन था, कोई कर्टसी किसको मिल सकते, तो इसलिए मुझे लगता है डिसक्रेडिट करना क्रेडिट करना ये हम लोगों की सोच हो सकती है। वैसे नेता की क्रेडिबिलिटी वो अपना मेंटेन रखता है। अभी शरद पवार साहब ने और उद्धव ठाकरे साहब ने ये इच्छा जताई है कि जब ये यात्रा महाराष्ट्र में एंटर करेगी तो उन लोग भी साथ चलेंगे और उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की राजनीति को एक नई दिशा और ताकत मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि वहां पे स्टैलिन फ्लैग ऑफ किए थे लेकिन अभी तक कोई विपक्ष का इनके साथ चला नहीं है, कोई मतलब एज अ पार्टी इंडिविजुअल ठीक है कोई मिलाया, तो वहां पे अगर ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की यात्रा हो जाएगी, क्या मतलब कांग्रेस से निकल के वो और बड़ी यात्रा हो जाएगी? आपको ऐसा लगता है? शायद उद्धव ठाकरे जी का बयान आया है कि वो कहे हैं कि मैं चलूं, मैं नहीं समर्थन का बयान आया है। उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना वॉक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस ये अपनी ताकत झोंक देंगे विदर्भ में, जहां उनको शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है। एनसीपी ने और शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि स्वागत में जाना है और अच्छी तरह से साथ में रह के इसको एक नया रूप देना है। दूसरी बात है कि विदर्भ जो एरिया है, खासकर वो नांदेड़ से प्रवेश करेंगे। नांदेड़ एक कॉर्नर है मराठवाड़ा का जहां से विदर्भ शुरू होता है, फिर उसको विदर्भ होते हुए वो मध्य प्रदेश में करेंगे। विदर्भ एक कांग्रेस का गढ़ रहा है महाराष्ट्र में। कई सालों महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज्य किया है विदर्भ के 62 सीटों के भरोसे, क्योंकि एन ब्लॉक 62 की 62 सीटें वहां से आती है। उसके बीच में वहां पे कभी कुछ शिवसेना ने 1-2 पॉकेट तैयार किए, फिर बीजेपी ने बड़ा ऑनस्लॉट किया, लेकिन 2019 में फिर से कांग्रेस ने अपना ग्राउंड वहां ले लिया है। तो ऐसे में वहां पे यदि और राहुल गांधी उस एरिया से यदि जाते हैं तो वहां पे और कांग्रेस का मजबूती मिल सकती है, और वो जो पुराना गढ़ था कांग्रेस का उसको वापस आने में बीजेपी को भी पता है कि विदर्भ में क्या हुआ। उन्होंने बावनकुळे को अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि वो नागपुर विदर्भ से आते हैं और वो ओबीसी है। विदर्भ में ओबीसी वोटों का भरमार पड़ी हुई है, क्योंकि जो विदर्भ के जो नेता है गडकरी और फडणवीस दोनों ब्राह्मण है। हालांकि वर्तमान में तो बीजेपी में ये कहते हैं कि पेशवाई चल रही, जैसा पेशवाई के टाइम पे छत्रपति शिवाजी के वंशज सातारा में बैठे रहते थे बेचारे, उनको पता भी नहीं होता था और सारा राज्य पेशवा चलाते थे। तो अब ऐसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है कि हमारे जो ठाकरे जो मराठा है शिंदे साहब, वो तो छत्रपति जैसे बैठे रहे सातारा के, संयोग से उनका भी जिला सातारा ही है। और फडणवीस की पेशवाई जो है, फडणवीस ही सरकार चला रहे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपने जो एक ताई को सवाल पूछा था कि ये आदर के प्रति हुआ क्या, तो मैंने ये ऐसा आदर पहली बार देखा कि उस महिला का आप इस्तीफा तक सैंक्शन नहीं होने देते, उसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ता है, वो भ्रष्टाचारी है, ये उस पर आरोप लगाए कि ये भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ केसेस है, जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक इस्तीफा नहीं ले सकते। तो वो विधवा भ्रष्टाचारी हो गई, वो विधवा के खिलाफ उसको संघर्ष करना पड़ रहा है एक एक मिनट का और एक एक जगह पे। और राज ठाकरे को भी ये सारा संघर्ष दिखते हुए उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि शिवसेना के एक अच्छे नेता की विधवा है। उनको बहुत बाद में पता पड़ा कि अरे ये तो शिवसेना के अच्छे शिवसैनिक की विधवा है। ये सारा मास्टर था, क्योंकि उनको ये पता था कि डिपॉजिट जब्त होना तय है बीजेपी का, क्योंकि आंकड़े ही ऐसे आंकड़े का ये सारा, आप भी 2014 और 2019 के आंकड़े देखेंगे तो समझ में आता है। यदि कांग्रेस और शिवसेना एक हो जाती है, वहां पे कांग्रेस का वोट है, शिवसेना का वोट है, बीजेपी का वोट, तो वो 90,000 तक पा जाती है। शिंदे का वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी नहीं था, बीजेपी 40-45 से ऊपर जाती नहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगातार चुनाव के नतीजे। ऐसे में उनको लगा डिपॉजिट जब्त होगा, यदि डिपॉजिट जब्त हो गया तो बहुत ज्यादा शर्त। फिर उन्होंने ये राज ठाकरे से पत्र लिखवाया गया। शरद पवार ने बहुत पहले एक रेफरेंस उन्होंने कहा था कि अरे क्यों निर्विरोध कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आर पाटिल की मृत्यु हुई थी, वो एनसीपी के विद्याताई के पार्टी के थे और बहुत सर्वमान्य नेता थे, उनकी बहुत इज्जत थी महाराष्ट्र में। तो उनके बाई इलेक्शन में किसी ने भी उम्मीदवार उतारा नहीं था, वो आदर होता है।
लेकिन पहले उम्मीदवार उतारो, पूरी तरह से आगे वाले को नतमस्तक करने का प्रयास करो, और जब आगे वाला नहीं हो पाता और आपको लगता है आप हार जाओगे, फिर आप कहना कि हमको आदर हो। ये रात को आदर कहां से आ गया मुझे पता नहीं। तो ये तो हास्यास्पद है, पूरा महाराष्ट्र हंस रहा है इस पे कि ये जो आपने किया ये पलायनवाद है, ये आपकी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि दशहरे की रैली के बाद सारा टोन चेंज हो गया मुंबई का। ये पता पड़ गया कि शिवसैनिक किसके साथ है और भीड़ कौन लेके आता है। तो इस कारण भी वो एक हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात आज थी। शाहिद कमाल साहब का फिर वो टूट गया है जी। अशोक जी, मैं फिर वापस आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र जो है हमारा राजनीतिक दलों से बटा हुआ है। शिवसेना कोंकण और मुंबई में ज्यादा प्रभाव रखती है, पूरा पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार जी के पास है, मराठवाड़ा और खानदेश में थोड़ा बीजेपी का प्रभाव है, और विदर्भ में कांग्रेस है। तो शरद जी को और या शिवसेना को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा यदि उनके कार्यकर्ता साथ में चले, तो विदर्भ में खासकर उनके साथ। और महाविकास आघाड़ी को यदि चुनाव लड़ना है, यदि महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ना चाहती है आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का, बीजेपी को घर बिठाने के लिए, तो ऐसे में उन्हें साथ होना होगा। वो ये नहीं कह सकते कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे तो। क्योंकि ये बात अब इस तीनों पार्टियों को समझ में आ गई है। यदि हम अलग होते हैं तो शिवसेना जो बीजेपी लगातार सत्ता में रहेगी, वो सत्ता से हटेगी नहीं। बीजेपी को सत्ता में हटने के लिए इनको तीनों को इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए मुंबई के जो अध्यक्ष थे भाई जगताप, वो लगातार इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने उनको समझाया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अंधेरी पूर्व में हमें समर्थन देना होगा। सबसे पहले शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दिया, 2 दिन बाद कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। इसलिए कई चीजें मजबूरियां हो जाती है आपकी। और यदि राहुल गांधी के साथ आपने साथ नहीं दिया, तो फिर राहुल गांधी बाद में आपको क्यों साथ देगा? सवाल ये भी है। कांग्रेस ये भी देखेगी आप कितना उठ के आते हो। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी मैं नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला, ये 4 जगह होके आया हूँ अभी 1-2 दिन पहले। तो वहां जो तैयारियां चल रही थी या जो लोग चल रहे थे, तो मुझे काफी उत्साहित, शिवसेना वाले भी उत्साहित थे। क्योंकि शिवसेना ज्यादा ताकत से, जो भी उनका ताकत है वो उतरना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके उद्धव ठाकरे की अस्मिता कांग्रेस या एनसीपी ही बचा पाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से बाकी लोग उनको छोड़ के चले गए, ऐसे में ये अनिवार्यता हो जाती है कि आप उनके साथ रहो। दूसरी बात, जो ये गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें बीजेपी के लोगों को तवज्जो कम दी गई है, बाकी लोगों को जो बीजेपी में बाहर से आए उनको तवज्जो ज्यादा दी गई है। इस वजह से लोकल लेवल पे सारे इक्वेशन बदल गए। मैं अकोला में था, अकोला में एक ऑफिस बीरर मुझे कहता है बीजेपी का कि इस बार कम से कम 30 से 40% मतदान हमारा शिफ्ट हो रहा है शिवसेना को। यदि हमारा होगा तो कांग्रेस में नहीं जाएगा, वो शिवसेना को जाएगा। और इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग बाहर से आए, यदि उनको ही तवज्जो मिलती है, तो फिर पार्टी वर्कर कहाँ जाएगा ना। पूना के सांसद ने स्टेटमेंट दिया, अभी वो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने गणपति के समय रिकॉर्ड में ये सब कहा बात। और जब मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसा कहा गिरीश बापट को, उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ता हमको ये कहता है कि पहले हम कांग्रेस में जाएंगे और उसके बाद बीजेपी में आएंगे तो टिकट मिलेगा, वैसा जिंदगी भर बीजेपी में रहने से टिकट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो जो पार्टी कैडर वाली थी वो कहीं शेकी हो गई जी। तो बाकी पार्टियों को अनिवार्यता है, ये अनिवार्यता है उनकी साथ देना जी। पसंद आना पसंद, ये बात ही नहीं है नहीं। और अशोक जी, मुझे एक और चीज समझ में आ रहा है, जो भी पार्टी के नेतृत्व हैं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि 2024 शायद उनको लगता है कि अगर उस समय उन्होंने मिलके नहीं लड़ा चुनाव, तो शायद उन लोगों के लिए आखिरी चुनाव होगा। इस तरह की बातें भी अब शीर्ष नेतृत्व कई लोग ओपनली कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो ही रही है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस से तो मुक्त कर दिया भारत को, फिर जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब रीजनल पार्टीज की भी जरूरत नहीं है इस देश में जी। तो फिर कांग्रेस मुक्त हो गया, रीजनल पार्टी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। अब ये भाजपा के लिए टेंशन का विषय हो गया। अब कांग्रेस की पदयात्रा ने इतना तो कर दिया कि जिस कांग्रेस को पूर्ण रूप से नकार रहे थे मोदी जी गुजरात में जाके अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस अंदरूनी ही प्रचार कर रही है, कांग्रेस को लाइटली मत लो, कांग्रेस के ऊपर ध्यान रखना होगा।
कांग्रेस चुपचाप अंदर अंदर प्रचार कर रही है और हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला मामला हो सकता है। यानी कांग्रेस गुजरात में तकलीफ दे रही है, ये बात नरेंद्र मोदी को माननी पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक अंदर एक टेम्पो तो बन रहा है जी, और उसी टेम्पो का कारण यदि ये तीन लड़ लेते हैं सर, मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में, यदि ये तीनों पार्टियां ताकत के साथ लोकसभा लड़ती है तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आती है लोकसभा में महाराष्ट्र में, सिंगल डिजिट पे। ये बीजेपी वाले भी समझ रहे हैं जी। इसलिए नहीं, और आने वाले समय में एकनाथ शिंदे को छोड़ के फिर उद्धव के चरणों में जाए, इससे कोई बड़ी मतलब ये आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए यदि बीजेपी वापस चली गई शिवसेना के चरणों में। तो मैं अशोक जी आपके पास एक मिनट में वापस आ रहा हूं, क्योंकि आपने इसकी बात कही। अब मैं जो एक बेसिक प्रश्न है वो, और आप सब लोगों के लिए, पूरे पैनल के लिए, जो मेरी समझ में आ रहा है और मैं आप लोगों से समझना भी चाह रहा हूं। अभी क्या है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 का इलेक्शन मोदी जी ने जीता था। हम सबको लगा था कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा और देश बिल्कुल अमन चैन से चलेगा। आज भ्रष्टाचार की बात करिए और किसकी बात करिए, वो तो बीजेपी के एजेंडा में दिखता ही नहीं। आम आदमी पार्टी जब आई तो फिर से वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई और उसने लोकपाल और क्या क्या बात की। आज उनके एजेंडा में भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो एक बात जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई है वो और स्पष्ट होती है, क्योंकि आज ये शायद अब एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन की बात नहीं है। ये इस देश में आरएसएस की विचारधारा रहेगी या सबको साथ लेके जो भी आरएसएस के विरोध में खड़ा है उसकी विचारधारा। एक तो आपसे यह समझना है कि क्या अब ये विचारधारा की लड़ाई बनती जा रही है, एक। दूसरा, एक अशोक वानखेड़े साहब एक नया एक और इन्होंने चुना है कि कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दो, उसका चरित्र इतना हनन कर दो कि वो जैसे कहते हैं ना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाए। हम लोग उत्तर प्रदेश की मैं कम से कम बात कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार की, यहां पे अगर थाने में किसी को बुला लिया जाए ना तो घर में अगल बगल पूछना होता है कि अच्छा क्यों गया था। लोग हंसी उड़ाते हैं, लोगों को यह है कि कुछ ना कुछ गलती होगी। दिन भर मनीष सिसोदिया को बुला के बिठाओ, सोनिया गांधी को बुला के बिठाओ, राहुल गांधी को, ये चरित्र हनन करने की कोशिश है जिससे लोगों के मन में ये बैठे कि ये है। वहां देशमुख जी को अंदर रखे हुए हैं, नवाब मलिक को अंदर रखे हैं, सत्येंद्र जैन अंदर है कि ये सब ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है ये सोची समझी रणनीति है? किसी को सजा नहीं होगी। पी चिदम्बरम को 100 दिन अंदर रखा, क्यों नहीं जेल भेज रहे हो भाई? तो जरा ये भी समझाइए कि क्या यह विचारधारा की लड़ाई रहेगा। और मैं सबसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, और ये जो एक चरित्र हनन का एक नया एक इन्होंने शुरू किया है। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जब ईडी आपके घर में आती है तो आपको लोग समझते हैं कि आप मोदी के लिए तकलीफ वाले हो गए, इसलिए ईडी घर पे आ गई। इनकम टैक्स सीबीआई पहुंचती तो लोगों को लगता है सरकार के लिए आप सवाल पूछ के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आ रही है। अब ईडी वालों को लोग भ्रष्टाचारी नहीं समझते। अब लोग इनकम टैक्स रेड होना, सीबीआई वालों को लोग व्याभिचारी नहीं समझते, क्योंकि अब स्थितियां ऐसी हो गई है। और बीजेपी वालों को भी 3 बार सोचना पड़ेगा ईडी की रेड पड़ने के बाद उसे भ्रष्टाचारी कहे ना कहे, क्योंकि जिसके ऊपर ईडी की रेड हो जाती है 2 महीने बाद जब वो बीजेपी में आ जाता है तो फिर आप उसको कंधे पे लेके चलते हैं। आप आसाम के मुख्यमंत्री का देख लीजिए, वो जब कांग्रेस में थे तो 2 सप्ताह सदन नहीं चलने दिया आसाम में, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और अभी भी उनके ऊपर केसेस बरकरार हैं। अभी वो भाजपा में गए तो भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए। नारायण राणे भ्रष्टाचार के भयानक आरोप थे, वो साथ चले गए तो अब मंत्री हो गए। तो अब लोग ईडी के रेड्स को मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि ईडी की रेड होने पे लोग कहते हैं कि वाकई इन्होंने सरकार के लिए कुछ किया होगा। फिर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ये नोट दिखते हैं, जो नोट छपते हैं, नोट दिखते हैं, लेकिन नोट दिखने के बाद केस कहां जाती है, कौन प्रोसिक्यूट होता है? उत्तर प्रदेश में एक इत्र वाले के यहाँ 280 करोड़ कैश मिली, उसके बाद उसका क्या हुआ? कैश मिलने के बाद तो इनकम टैक्स आना चाहिए, कैश मिलने के बाद तो ईडी को आना चाहिए ना। उसमें ईडी का केस बना ना इनकम टैक्स का बना, जीएसटी इंटेलिजेंस का ही केस बना रहा। और शायद वो केस रफा दफा हो गया, शायद, क्योंकि उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो लोगों को भी समझ में आता है कि ये मांडवली तो नहीं है, ये अपना शेयर लेने के लिए तो ब्लैकमेलिंग तो नहीं है। तो अब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा है, पहले होता था, एक जमाने में होता था। जब से 2014 से लेके चुनाव होते से ही जो बीजेपी के साथ नहीं उसके घर में लोग चले जाते हैं। अभी हिमाचल का चुनाव है, अभी गुजरात का चुनाव है,
अब देखिए लोग पूछ रहे हिमाचल में अब कब आएगी कांग्रेसियों के यहाँ ईडी, और गुजरात के चुनाव का रिपल्केशन तो हम दिल्ली में देख ही रहे हैं, इनकम टैक्स और सीबीआई और सब एक्टिव हो रहे हैं, और ये चुनाव तक होते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ये ईडी वीडी कहाँ जाती है, वो केसेस कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं। कर्नाटक में रेड्डी हो गया, मध्य प्रदेश में राजस्थान में गेहलोत हो गया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो गए, अखिलेश और बाकी लोग उत्तर प्रदेश में हो गए, ममता बंगाल में हो गई। ये चुनाव के टाइम ईडी आती है और चली जाती है, चुनाव के टाइम ईडी आती है चली जाती है, जैसे विजिटिंग फैकल्टी हो। तो ये लोगों को अब समझ में आने लगा है, अब जनमानस समझने लगा है। जब जनता समझती है तो बोलते अरे वो ये किसी पत्रकार को जब अरेस्ट होता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है, तो बोलता है यार काफी सरकार में चरस बो के रखी थी, तो भाई राष्ट्रद्रोह का तो मुकदमा लगेगा, उसे राष्ट्रद्रोही नहीं समझा जाता। तो अब ये इनको लगता है कि हम बदनाम कर रहे हैं। बदनाम होना चाहिए ना, और यदि ये बदनाम लोग हैं तो फिर आप अपने पाले में लेते क्यों? ऐसा कौन सा कमल ब्रांड वॉशिंग साबुन है आपके पास कि जिसको धुलने से लोग इकट्ठा हो जाते हैं? जिस अजित पवार के खिलाफ मुख्यमंत्री जो हमारे जो फडणवीस जी है उप मुख्यमंत्री, वो एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट ले गए थे औरंगाबाद बेंच पे, और उन्होंने कहा था कि किसी हालत में हम इनको जेल में डालेंगे। उन्हीं के साथ 80 घंटे की सरकार बनाई उन्होंने। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? तो भ्रष्टाचार ये मुद्दा नहीं रहा, सीबीआई ईडी ये मुद्दा नहीं रहा। अब सवाल है कि एन केन प्रकरण आपको आपका नंबर गेम खेलना है। भाजपा या तो चुनाव में सत्ता में आती है, जब हारती है तो जरूर सत्ता में आती है, फिर ईडी का ब्लैकमेल करके, खरीद करके, तोड़ के, फोड़ के, उधार के सिंदूर पे जी रहे हैं। एक गुजरात और यूपी छोड़ा तो इनकी जहां जहां सरकारें हैं सब उधार के सिंदूर पे है, एक भी सरकार इनके अपने बलबूते पे नहीं। यदि ये कहे आसाम अपने बलबूते पे है तो मुख्यमंत्री उधार का सिंदूर है। यदि आप कहे गोवा में हमारी सरकार है अपने बलबूते पे, तो 12 मंत्रियों में सिर्फ 2 संघ के मैंने संघ से आए हुए बीजेपी वाले हैं, बाकी 10 लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हम रिपोर्टिंग करते थे, कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस जीतेगी कि सोनिया कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि दोनों तरफ कांग्रेसियों का भरमार था। तो ये क्षणिक है, ये पेन किलर है जो विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं आप। बीजेपी का बीच में संघ चालक ने कहा था नागपुर भोपाल में एक मीटिंग में कि बाहर के लोग इतने पार्टी में आ रहे हैं तो क्या पार्टी की विचारधारा बनी रहेगी क्या? ये अहम सवाल है, और वही दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि ताई सामने है। महाराष्ट्र में बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी एनसीपी, बीजेपी सेना, बीजेपी मनसे, मतलब इन पार्टियों से आए हुए लोग, और ये सब अपना अलग अलग गुट में है, ये एक नहीं है। तो इसीलिए कि ये जो कर रहे हैं ये टेम्पररी, आपने अभी तो सरकार बना ली, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या? संघ लॉन्ग टर्म में चाहता था सोल्यूशन, एक ऐसी विचारधारा इस देश में पिरो दो कि उसके बाद में वही विचारधारा चलती रहे, लेकिन सत्ता के लोभ में विचारधारा के साथ जगह जगह कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसीलिए जो संघ के खिलाफ खड़े हैं लोग अपनी विचारधारा के साथ, उसको बल मिलते जाता है। सारी रीजनल पार्टीज अपने अपने तैयारी में लगी है किसी भी हालत में। और दूसरा अहम मुद्दा है जीएसटी का। जीएसटी लागू होने के बाद सारी राज्य सरकारों को यह पता पड़ गया कि वो केंद्र के सामने भिखारी बन के जाना पड़ता है। इसलिए एक बार चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट थे। मैंने बोला अरे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसको रिलीज करो, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा उससे क्या फायदा होगा, हमारी 10-12 सीटें हैं, उस 10-12 सीटों में हम सरकार थोड़ी बनाने जा रहे हैं केंद्र में, हम तो इसको विधानसभा में लाएंगे ताकि हम सरकार बना लें। लेकिन अब उनको वो 10-12 सीटें चाहिए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में प्रेशर ग्रुप बनना है। यदि बीजेपी 230-240 पे आती है तो सारे समर्थन देने वाले पार्टियों की वजूद भी रहेगा, इज्जत भी रहेगी, आत्मसम्मान भी रहेगा। अभी जो एनडीए के पार्टनर है, जहां बीजेपी वालों की ही वहां औकात नहीं रही कुछ, तो एनडीए के पार्टनर की औकात क्या है? वो तो डेप्यूटेशन पे, भैया आप एनडीए में हैं इसलिए एक मंत्रालय दिया है, चुपचाप लेके बैठे रहो, सेक्रेटरी हमारा रहेगा, वही काम करेगा, आप उद्घाटन करते रहिए, जब रिबन काटो। ये स्थिति हो गई है। इसलिए 2024 और इंटरेस्टिंग होगा। 2024 में कई फैक्टर्स होंगे, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, अंदरूनी झगड़े, सत्ता के लिए झगड़े, उसके बाद रीजनल पार्टीज का जो डर है उनको बीजेपी से, उनका अपना फोर्ट, ताकि वो अपनी तैयारी में रहे।
शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, वो सबको इकट्ठा लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, जहां डायरेक्ट 1-to-1 बीजेपी के साथ है, वो पदयात्रा से अपना कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा कम्युलेटिव इफेक्ट जो होगा, ये यदि बीजेपी 240-220 भी अटकती है तो भले ही सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री अलग होंगे, ऐसा कम से कम अभी तो मुझे लगता है। ये मेरा सोच और मेरा एक गणित है, बाकी हर एक का गणित अपना अपना अलग हो सकता है।